हेलो गधास। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया, ये है हमारे चैप्टर की मेन जगह। पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो रिवर्स के बीच का जो लैंड है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। अब ये तो तुमने सुना ही होगा, आगे कुआं पीछे खाई बीच में मेरी आफत आई। पर यहाँ पर लेफ्ट में भी रिवर है और राइट में भी रिवर है और बीच में बेचारे मेसोपोटामिया की आफत आई है। ये रिवर है यूफ्रेट्स और ये रिवर है टिग्रिस और बीच में मेसोपोटामिया। ये जो शब्द है मेसोपोटामिया, ये दो ग्रीक वर्ड्स से बना है। पहला मेसोस, मेसोस मतलब मिडिल, और दूसरा पोटामस जिसका मतलब होता है रिवर। हिप्पोपोटामस पता है? नहीं यार, तुम्हारे स्कूल का मोटा बच्चा नहीं, हिप्पोपोटामस जानवर। हिप्पोपोटामस में भी जो पोटामस शब्द है उसका मतलब होता है रिवर। तो हिप्पोपोटामस होते हैं रिवर के घोड़े, मतलब वो हॉर्स जो रिवर में या रिवर के आसपास रहते हैं। अब देखते हैं मैप। तो ये है टिग्रिस रिवर और ये है यूफ्रेट्स और ये बीच में जो लैंड है ये है मेसोपोटामिया। अब बात करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो ये कुछ सबसे पहले सिविलाइजेशन जो हुए थे उनमें से एक है और ये सिविलाइजेशन कुछ कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। पहला प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि ये जो सिविलाइजेशन है इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करा, काफ़ी ज़्यादा समृद्धि करी। दूसरा है सिटी लाइफ, यानी अपनी शहरी जीवन के लिए। तीसरा लिटरेचर, मतलब अपनी राइटिंग्स के लिए, लिटरेरी टेक्स्ट्स के लिए और साहित्य के लिए जानी जाती थी। अब मेसोपोटामिया एक ऐसा शब्द है जो एम से शुरू होता है और 11 लेटर हैं। ऐसा ही एक और शब्द है जो एम से शुरू होता है और 11 लेटर है और वो शब्द है मैथमेटिक्स, जो तुम में से आधे से ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। मेरे पास तो है भाई। तुमने अभी तक 10th तक बहुत गालियाँ दी हैं इसे, पर भाई इसे मत दो गाली। गाली देनी है तो मेसोपोटामिया को दो, क्योंकि ये शब्द मेसोपोटामिया लाया। मैथमेटिक्स को डेवलप करने वाले मेसोपोटामिया के ही लोग थे। और पांचवी चीज़ जिसके लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जाना जाता है वो है एस्ट्रोनॉमी। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमी को मैथमेटिक्स की ही ब्रांच मानी जाती है। अब तैयार हो जाओ एक बढ़िया से लेम जोक के लिए। हाँ तो सुनो, मेरी एक दोस्त है अनुष्का, बहुत जलती है और बहुत अकड़ती है। मेरे तो यार ये समझ नहीं आता कि वैसे ही इतनी जलती है, सूरज की रोशनी में खड़ी हो जाएगी तो क्या ही होगा उसका। वैसे 2000 साल बाद जब इसका बेटा होगा ना, वो भी ऐसे ही जलने वाला और अकड़ वाला होगा। और देखो, स्वर्ग ऊपर होता है और नरक नीचे, तो पक्का ये दोनों माँ बेटे नरक ही जाएंगे। खैर, हाँ तो मेसोपोटामिया, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा सदर्न पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सदर्न पार्ट की। तो नरक नीचे होता है ना, तो सदर्न पार्ट में ये वाला फंडा चलेगा। तो अनुष्का वो क्या करती थी? पहला जलती थी मतलब सूरज, और सूरज कब आता है? समर के टाइम पे। बस यहाँ पे समर में 1 m कम है तो इसे कहते हैं सुमेर। और दूसरी चीज़ क्या करती थी? दूसरी चीज़ अनुष्का अकड़ती थी। तो अगर हम शुरू की बात करें तो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट को सुमेर और अकड़ कहा जाता था। अक्कड़, ठीक है। फिर 2000 साल बाद क्या हुआ? अनुष्का का बच्चा हो गया, तो मतलब 2000 BCE वाले टाइम पे बेबी हो गया, यानी बेबीलोन जो सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट को क्या कहने लगे? बेबी लो अनियन। इसमें से एन काट दो। हाँ, तो नीचे के पार्ट को कहते थे बेबीलोनिया। अब इसके बाद बात करते हैं स्वर्ग की, मतलब ऊपर का जो पार्ट है उसकी। उसे कहते थे असीरिया। असीरिया क्यों? क्योंकि 1100 BCE वाले टाइम पे यहाँ पर असीरियंस रूल करते थे, मतलब कि असीरियंस का किंगडम था। अब यहाँ पर भी सबसे पहली जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी?
अनुष्का क्या करती थी, जलती थी। तो सबसे पहली लैंग्वेज थी सुमेरियन। फिर उसके बाद अनुष्का की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो बहुत ज़्यादा अकड़ती थी, तो दूसरी लैंग्वेज थी अकेडियन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लैंग्वेज आई अरामिक लैंग्वेज। और ये जो अरामिक लैंग्वेज है ये हेब्रू लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, काफ़ी सिमिलर है। वो अलग बात है कि हमें हेब्रू लैंग्वेज के बारे में भी घंटा ही पता है। 1840s के टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजी शुरू हो गई थी। आर्कियोलॉजी का तो मतलब पता ही है ना। हे भगवान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ह्यूमैनिटीज़ लेकर अगर आर्कियोलॉजी का मतलब नहीं पता तो। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब एक एविडेंस ढूंढना और पास्ट के बारे में जानना। अब जब मैंने इस पूरी वीडियो बना ली, सिर्फ मेरे को बोलना बाकी था, तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि इस आर्कियोलॉजी में एक ओ कम है और अब मैं वापस एडिट नहीं करने वाली हूँ, तो समझ जाना। तो कैसे एविडेंस खोजे जा रहे थे? कुछ सोर्सेज के द्वारा, जैसे मेसोपोटामिया की बिल्डिंग्स, स्टैचू, मेरा मतलब स्टैचूज़, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स यानी वो जगह जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता था, सील्स, टूल्स और बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसी एक दो साइट्स थी जहाँ पर जो एक्सकवेशंस हुए थे वो काफ़ी लंबे चले थे, काफ़ी डिकेड्स के लिए चले थे। डिकेड्स मतलब 10 साल, मतलब काफ़ी, मतलब 10 20 30 ऐसे सालों के लिए चले थे। तो उनमें से कुछ साइट्स हैं उरुक और मारी। ठीक है, अब इसके बाद बात ये आती है कि अभी तक हमने देखा कि कैसे जो मेसोपोटामिया है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, पर बात ये है कि मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों था। तो देखो, यूरोपियंस मानते थे बाइबल में, और बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट था ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें उसके कुछ रेफरेंसेस दिए थे, मेसोपोटामिया के कुछ रेफरेंसेस दिए थे। जैसे कि जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें एक शब्द आया शिमर। शिमर का मतलब होता है सुमेर, और उसमें बताया कि कैसे ब्रिक से बने हुई सिटीज़ वहाँ पे थी, मेसोपोटामिया में ब्रिक से बनी हुई सिटीज़ थी। हेलो गधास, आप देख रहे हैं बीइंग गधा के साथ राइटिंग एंड सिटी लाइफ का पार्ट 2, मेसोपोटामिया की जियोग्राफी। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारे साथ यूं ही आगे बने रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। ये हैं दो नदियाँ, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच का जो लैंड है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। तो ये हो गया मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया प्रेजेंटली इराक में आता है। तो हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्थ में है स्टेपी। स्टेपी का मतलब स्ट्रेच ऑफ अपलैंड। अपलैंड मतलब थोड़ा सा ऊंचा, ऊंची भूमि। ऊंच नीच का पापड़ा, गधे ने मारा झापड़ा, हम तुम्हारी ऊंच पे, लाला जी की पूछ पे। और यहाँ पर होती थी एनिमल ब्रीडिंग। जितना ज़्यादा लाइवलीहुड एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता था, उससे कई ज़्यादा एनिमल ब्रीडिंग लाइवलीहुड प्रोवाइड करती थी। ठंडों में बारिश होने के बाद कुछ एनिमल्स जैसे कि शीप और गोट्स, ये सब लो श्रब्स और ग्रासेस पर फीड करते थे। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में थे ग्रीन अंड्यूलेटिंग प्लेन्स, मतलब थोड़े ऊबड़ खाबड़ से, थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे, ऐसे अजीब से प्लेन्स थे। और ट्री कवर्ड माउंटेन्स थे, पहाड़ थे जिन पे बहुत सारे ट्रीज थे, ये वाले। तीसरा क्लियर स्ट्रीम्स, मतलब साफ सुथरी नदियाँ थीं। फिर इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, अच्छी खासी वहाँ पे बारिश होती थी कि क्रॉप्स तो ग्रो हो ही सकते हैं। अब यहाँ पे यानी कि मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ। कब? 7000 से 6000 BCE वाले टाइम पे। एग्रीकल्चर तो शुरू होना ही था जब इनफ रेनफॉल है, और जब भी मतलब रिवर के आसपास का जो एरिया होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो इसीलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया। अब चलते हैं मेसोपोटामिया की ईस्ट साइड पे।
मेसोपोटामिया की ईस्ट साइड्स पे थी ट्रिब्यूटरीज और वो रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी। इस तरीके की ट्रिब्यूटरीज थी और ये एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट कर रही थी, तो इस वजह से ये कम्युनिकेशन के लिए एक रूट दे रही थी। फिर आते हैं मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन में। सदर्न पार्ट में था डेजर्ट और यहीं पर पहली सिटीज़ और राइटिंग शुरू हुई। अब क्योंकि आसपास बहुत सारी रिवर्स थीं तो बहुत सारा सिल्ट आता था, यानी फाइन मड आती थी। इस वजह से सिटीज़ को एक सपोर्ट मिल रहा था और जब भी इन रिवर्स का पानी बहता था फील्ड्स के थ्रू तो बहुत सारी फर्टिलिटी इकट्ठी हो जाती थी, बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट हो जाता था। अब सदर्न पार्ट में था डेजर्ट, तो देखते हैं कि जब यूफ्रेट्स डेजर्ट में मिलती थी तो क्या होता है। तो ये है डेजर्ट और ये रही यूफ्रेट्स। तो जब यूफ्रेट्स डेजर्ट में एंटर करती थी तो जो पानी होता था वो छोटे छोटे चैनल्स में फ्लो करने लग जाता था और ये चैनल्स बैंक्स भर देती थीं। इन भरे हुए बैंक्स की मदद से हम क्या करते थे, वाटर को फील्ड्स में डालते थे। मतलब कि ये जो बैंक्स थे ये इरिगेशन कैनाल्स की तरह काम करते थे पास्ट में और इनकी मदद से हम फील्ड्स में जब भी पानी की ज़रूरत होती थी तो पानी डाल देते थे। अब हमने देखा एग्रीकल्चर तो हो ही रहा था, एनिमल ब्रीडिंग भी हो रही थी जिसकी मदद से क्या क्या मिल रहा था, हमें मीट मिल रहा था, वूल मिल रहा था, मिल्क मिल रहा था और ये सब एबंडेंस में मिल रहा था, बहुत सारा मिल रहा था। और क्या चीज़ें थी, हमें फ़िश भी मिली। फ़िश कहाँ से मिली, जो आसपास की रिवर्स थी, तो फ़िशिंग भी शुरू हो गई। और डेट पाम्स जो कि एक प्लांट है उसके फ्रूट्स मिल रहे थे, कब समर वाले टाइम पे मिल रहे थे। तो हमें क्या क्या मिला, एग्रीकल्चर तो मिल ही रहा था, मीट वूल मिल्क अबंडेंस में मिला, फ़िशिंग शुरू हो गई और डेट पाम्स फ्रूट दे रहा था, कब समर वाले टाइम पे। हेलो गधास, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो बहुत पुराना है, इससे भी ज़्यादा पुराना। ये ब्रोंज एज के टाइम का है, यानी सिरका 3000 BCE के टाइम का। सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अराउंड 3000 BCE के टाइम पे हुई थी। ब्रोंज एज मतलब वो पीरियड जब औजार ब्रोंज से मतलब पीतल से बनते थे। अब लार्ज पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो जो जगह है वो सिटी या टाउन बन जाएगी। उसके लिए कुछ और फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन। ये सिर्फ फूड प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसके अलावा बाकी एस्पेक्ट्स में भी डेवलप करना पड़ता है, जैसे ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अब जो सिटी के लोग हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्वर ऑफ स्टोन सील्स। तो भाई अब अगर कारपेंटर को कुछ काम के लिए घर बुलवाते हो तो कौन सा कारपेंटर पहले बैठ के टूल बनाता है? उसी तरह जो कार्वर है वो भी पहले औजार तो बनाएगा नहीं, इसीलिए वो टूल्स के लिए, औजारों के लिए किसी पे डिपेंड करता है। फिर जो सील्स बनाने के लिए मेटल लगेगा उसके लिए भी वो किसी पे डिपेंड करता है। अब वो ट्रेडर तो है नहीं, तो उस सील में जो रंग बिरंगे स्टोन्स लगाएंगे उसके लिए भी वो किसी और पे डिपेंडेंट है। और उन सील्स को बनाने के लिए चारकोल चाहिए, उसके लिए भी वो किसी पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो हमारा कार्वर है वो 4 लोगों पे डिपेंड करता है। तो लेबर डिवाइडेड है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ऐसे ऐसे करके जो लेबर है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर अर्बन लाइफ का मार्क है। डिवीजन ऑफ लेबर के अलावा दूसरा फीचर क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सामान आता है, जैसे फ्यूल, मेटल, स्टोन्स, वुड, ये सब अलग अलग जगहों से आता है।
इसीलिए हमें ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड की। सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए और इन सब चीज़ों को ढंग से स्टोर भी करना है, तो स्टोरेज की भी ज़रूरत है। अब बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें कोऑर्डिनेट करना है, जिन्हें संभालना है। तो ऑब्वियस है ऐसे सिस्टम में कुछ लोग होते हैं जिनकी चलती है और कुछ लोग होते हैं जिनको सुनना पड़ता है। मतलब कुछ होते हैं जो कमांड करते हैं और कुछ होते हैं जो उन कमांड पे ओबे करते हैं। और अब जब ट्रेड हो ही रहा है तो रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए तो रिटन रिकॉर्ड्स भी रखने शुरू हो गए। अब चलते हैं ये है आंटी की खोपड़ी, जिसका नाम है वर्का हेड। पहली चीज़ तो ये उरुक में 3000 BCE के टाइम पे स्कल्प्ट हुई थी। उरुक जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिटी है मेसोपोटामिया की। दूसरी चीज़, ये पूरा जो स्कल्पचर है ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। तीसरी चीज़, रंग सुनहरा कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का बहरा, आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। शर्माने वाली बात तो है ही नहीं। इनकी आँख और इनकी आईब्रो लैपिस लजूली से बनी है, जो कि एक प्रीशियस स्टोन है। एक ये हैं जिन्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, और एक ये आंटी हैं जिनके पास इतनी महंगी आँखें और आईब्रो हैं। चौथा पॉइंट, ये जो वर्का हेड है ये अपनी डेलिकेट मॉडलिंग के लिए एडमायर किया जाता है। अब मेसोपोटामिया के पास फूड रिसोर्सेज तो बहुत सारे थे, एबंडेंस में फूड रिसोर्सेज थे, पर वो कुछ कुछ चीज़ों में लैक करता था। जैसे स्टोन्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे, सील्स नहीं थी, ज्वेल्स नहीं थे। इसके अलावा जो इराकी डेट पाम की लकड़ी थी और पॉपुलर जो कॉमनली ड्रॉवर्स बनाने में यूज़ होती है, वो कार्ट्स, कार्ट व्हील और बोट्स बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए अच्छी वुड भी चाहिए थी जिनसे बोट्स और कार्ट्स बनाई जा सकें। इसके अलावा औजार, बर्तन और गहने बनाने के लिए मेटल भी नहीं था। तो देखो, फूड रिसोर्सेज तो बहुत थे, इसीलिए उनका एक्सपोर्ट शुरू हो गया, और ये सब चीज़ें कम थी या थी ही नहीं, तो इनको मंगाने लगे, इसीलिए इनका इंपोर्ट शुरू हो गया। अब इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए किसकी ज़रूरत थी? इसके लिए ज़रूरत थी ट्रांसपोर्ट की। तो अब ज़रा हम इसमें ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट में भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी। एनिमल्स की मदद से या बुलक कार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करने में एक तो बहुत टाइम लगता था, ऊपर से एनिमल्स को फीड भी करना पड़ता था, तो इसीलिए इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना तो फीजिबल नहीं था। तो इसीलिए कैनाल्स को, रिवर्स को यूज़ करा गया ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए। हम आगे चैप्टर में यूफ्रेट्स की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी कि कैसे वो रूट्स प्रोवाइड कर रही थी और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही थी। अब जब ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया तो ट्रेड फ्लरिश हुआ, और जब ट्रेड शुरू हुआ तो रिकॉर्ड्स रखने थे, ट्रांजैक्शंस को नोट करना था, इसीलिए राइटिंग का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन एक सवाल पिछली वीडियो से, तो बताना कमेंट्स में मेसोपोटामिया आज की डेट में कहाँ पर है। हेलो गधास। अब हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है, जिससे वो कुछ पर्टिकुलर मैसेज को स्पोकन साउंड्स के माध्यम से कन्वे करते हैं। इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब इन्हीं साउंड्स को राइटिंग में लाया गया, मतलब साउंड्स को साइंस का रूप दे दिया। कुछ एक साइन बना के एक पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। हमने ये तो सुना है कि एप्पल ने अपना आईपैड निकाला, सैमसंग ने अपना टैब निकाला, वैसे ही मेसोपोटामिया ने भी अपना टैबलेट लॉन्च किया। कब? 3200 BCE के टाइम पे। और उस टैबलेट पे क्या था? कुछ 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश एंड ब्रेड लोव्स एक्सेट्रा।
बेसिकली जो उरुक में जो टेम्पल था उसमें क्या आया और क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो जो राइटिंग है वो इनिशियली ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखने के लिए शुरू हुई। तो कहाँ लिखते थे? पेपर पेन तो तब था नहीं, तो वो क्ले के टैबलेट्स पे लिखते थे। एक स्क्राइब होता था, उसका काम क्या था? वो क्ले को पहले वेट करता था, मतलब गीला करता था, और उस वेट क्ले यानी गीले क्ले को ऐसे साइज़ में चेंज कर देता था जो हम कंफर्टेबली होल्ड कर पाएँ। तो चलो पेपर का काम तो हो गया, अब लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए रीड जो कि एक प्लांट है उसको यूज़ करते थे। जैसे पेपर कटर होता है उसकी ब्लेड कैसी होती है? ऐसी। वैसे ही रीड प्लांट का एक शार्प सा कोना लेके उसको ऑब्लिकली काट दिया जाता है। ऑब्लिकली मतलब डायगनली। तो डायगनली जैसे पेपर कटर की ब्लेड है वैसे ही उसको काट दिया जाता है। अब ऊपर से ये शार्प हो गया तो अब इससे आराम से लिखा जा सकता है। अब 2600 BCE के टाइम पे जो लेटर्स थे वो क्यूनिफॉर्म थे, मतलब देखेंगे, और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। मतलब 2600 BCE के टाइम पे जो राइटिंग का तरीका था वो क्यूनिफॉर्म था और जिस भाषा में लिखा जाता था वो थी सुमेरियन। अब 200 साल बाद मतलब 2400 BCE के टाइम पे देखा गया कि तरीका तो अब भी यूनिफॉर्म ही है, पर अब लैंग्वेज चेंज हो गई है और लैंग्वेज कौन सी हो गई है? अकेडियन हो गई है। अब देखते हैं क्यूनिफॉर्म क्या है। क्यूनिफॉर्म शब्द बना है दो लैटिन शब्दों से, क्यूनियस और फॉर्मा। यार लैटिन भाषा तो हमें पता नहीं है, इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश हमें आती है। तो लो भैया, इंग्लिश में कहे तो क्यूनियस मतलब वेज और फॉर्मा मतलब शेप्ड। है वो ज़रा हमें इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी में बता दो, हिंदी आती है। तो हिंदी में वेज का मतलब कील और शेप्ड का मतलब की शेप। तो मतलब कील इंग्लिश में जिसे नेल कहते हैं उसकी जैसी शेप, कील की जैसी शेप। जैसे ये फ़ोटो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब हमने देखा कि 200 साल बाद लैंग्वेज चेंज हो गई पर क्यूनिफॉर्म का तरीका तब भी चला। तो भला कब तक चला ये क्यूनिफॉर्म का तरीका? ये राइटिंग की स्टाइल 2000 ईयर्स तक चली, 2000 साल तक चली। अब रिकॉर्ड्स रखने के लिए तो राइटिंग शुरू हो ही गई थी, उसके अलावा डिक्शनरीज बननी शुरू हो गई। लैंड ट्रांसफर्स में लीगल वैलिडिटी देने के लिए राइटिंग का प्रयोग हुआ। उस टाइम पे राजा ने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, वो सब लिखा जाता था, तो उसमें भी राइटिंग इस्तेमाल हुई। इसके अलावा राजा लैंड के कस्टमरी लॉज में जो चेंज करता था उनको भी नोट किया जाता था। अब राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट, but more important it was an enormous intellectual achievement। अब क्योंकि राइटिंग बड़ी ही कलाकारी वाली चीज़ है इसीलिए हाई इंटेलेक्ट चाहिए था। तो इसीलिए जिस भी राजा को पढ़ना लिखना आता था ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनकी इंस्क्रिप्शंस में तो ज़रूर ये बात लिखी जाती थी कि उन्हें पढ़ना और लिखना आता है। सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। जैसे मम्मी बहुत सारा काम करवाती हैं और फिर लास्ट में बोलती है कि कुछ काम भी कर लिया करो, बैठी रहती हो बस। तो इसी तरह एक तो हमें बहुत सारा काम करवाया, ऊपर से एक कॉम्प्लेक्स सी बात कर दी कि मैं काम नहीं करती। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है। एक तो बहुत सारे साइन हैं, ऊपर से बहुत डिफ़िकल्ट भी थे, तो इतने सारे साइनों को लर्न नहीं किया जा पा रहा था। तो इस वजह से सिर्फ कुछ कुछ लोग ही थे जिनको लिखना और पढ़ना आता था। अब सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग ये सब कनेक्टेड हैं। क्या कनेक्शन है इनमें? तो एक स्टोरी से समझते हैं। उरुक जो बड़ी प्यारी सिटी है उसे हम द सिटी कहते हैं। वहाँ के रूलर थे एनमेरकर। तो ये कनेक्शन सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच के हमें एक लंबी पोयम में मिले थे। और वो लंबी जो पोयम थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी? सुमेरियन लैंग्वेज में थी। और तब तक ट्रेड शुरू नहीं हुआ था। तो एनमेरकर जो राजा था उसने अपने मैसेंजर को बुलाया और उससे बोला कि उसको ना सिटी में जो टेम्पल है उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए लैपिस लजूली और कुछ प्रीशियस मेटल्स चाहिए हैं। लैपिस लजूली वही वाली
प्रीशियस स्टोन जो वर्क का हेड की आईज और आईब्रो में था। तो एनमेरकर ये भी बताता है उसको कि ये लैपिस लजूली और प्रीशियस मेटल्स आपको कहाँ मिलेंगे, अराटा में मिलेंगे, और अराटा बहुत दूर था। और भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एनमेरकर ने उस मैसेंजर को दी। तो अब मैसेंजर चलता है, बेचारा बहुत दूर तक जाता है, पर अल्ट्रा प्रो मैक्स ब्लाइंड को लैपिस लजूली और प्रीशियस स्टोन्स मिलते ही नहीं हैं। और ऊपर से वो इतना चला, एक माउंटेन चला, एक माउंटेन उतरा, फिर एक माउंटेन चला, फिर एक माउंटेन उतरा, तो वो भूल जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो एनमेरकर ने उसे दी होती है वो अब मिक्स हो जाती है। वो कुछ भी याद करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिक्स्ड हो गई और वो कंफ्यूज हो जाता था। तो वो डोरा तो था ही, साथ में नोबिता जैसा भुलक्कड़ भी था। तो बेचारा पूरा रास्ता वापस जाता, फिर वापस इन्फॉर्मेशन लाता, फिर ढूंढने जाता अराटा में, फिर भूल जाता, फिर वापस आता। तो ये सब देख के लोग उसे छोटे से चूहे की तरह सैल्यूट करते हैं। ये तो समझ आ गया। छोटे से चूहे मतलब अब जो मैसेंजर इतने ऊपर माउंटेन्स क्लाइंब कर रहा है, तो नीचे जो लोग हैं जब वो उसे देखेगा तो वो उसे बड़े छोटे छोटे लगेंगे, तो इसीलिए उनको चूहा बोल दिया गया है। तो जो लोग थे वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे और वो सैल्यूट कर रहे थे, तो वो छोटे से चूहों की तरह सैल्यूट कर रहे थे। और ये कहाँ के लोग थे जो सैल्यूट कर रहे थे? ये सूसा सिटी के लोग थे। SUSA सिटी का नाम है। अब कहाँ बेचारा इतनी बार आता, इतनी बार फिर जाता, यही थोड़ी करता रहता। इसीलिए एनमेरकर ने उसे एक क्ले टैबलेट पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख के दे दी, जिससे उसे वापस ना आना पड़े। हेलो गधास। तो 5000 BCE के टाइम पे सदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स बनने शुरू हुए और यहीं से सबसे पहली सिटीज़ इमर्ज हुई। अब पहले के लोग क्या करते थे, गांव के कुछ चुने हुई जगहों पर टेम्पल्स को बिल्ड और रीबिल्ड करते थे। और टेम्पल्स किन के लिए होते हैं? भगवान के लिए। तो ऐसे ही हमें 2 भगवानों के बारे में बताया है। कौन कौन से? पहला मून द गॉड ऑफ उर और दूसरी इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। अब जो अर्लीस्ट टेम्पल है वो एक छोटा सा टेम्पल है जो कि अनबेक्ड ब्रिक्स से बना है। जनरली ईंट जो होती हैं, जो ब्रिक होती हैं, उनको बेक किया जाता है। क्यों बेक किया जाता है? जिससे वो स्ट्रॉन्ग बन जाएं, हार्ड बन जाएं। तो अगर हम बात करें कुछ सबसे पहले टेम्पल्स की, तो वो एक तो छोटे से टेम्पल्स होते थे और अनबेक्ड ब्रिक्स से, यानी ऐसी ईंटों से बने थे जो बेक नहीं की गई थी। तो एक तो तब जो टेम्पल्स बनते थे वो ईंट से बनते थे, दूसरा उनमें बहुत सारे रूम्स होते थे और एक ओपन कोर्टयार्ड होता था, सामने एक खुला आंगन होता था। और तीसरी चीज़ कि जो उसकी वॉल्स थी, जो दीवार थी, वो इन एंड आउट होती रहती थी कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे, जो कि नॉर्मली जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता था। जैसे इस फोटो में देखो, जो दीवार हैं वो इन और आउट हो रही हैं। और चौथी चीज़ कि ये जो टेम्पल्स थे, इनके फ्लोर्स, इनके जो नीचे की ज़मीन थी वो किससे बनी रहती थी? थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन्स, यानी कि मछलियों की हड्डियों से बनी रहती थी। क्या? जो टेम्पल्स थे उनकी जो ज़मीन थी, जो फ्लोर था, वो थिक लेयर्स ऑफ फिश बोन से बना हुआ होता था। और फोकस ऑफ वर्शिप, यानी ये टेम्पल्स किन के लिए बनाए जाते थे? भगवान के लिए। तो फोकस ऑफ वर्शिप गॉड थे। और उन्हीं गॉड के लिए क्या क्या चढ़ाया जाता था? ग्रेन यानी अनाज, कर्ड मतलब दही, और फिश यानी मछली। तो ये 3 चीज़ें थी जो तब चढ़ाते थे। इसके अलावा जो तब लोग थे उनके पास जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड था और जितने भी एनिमल्स को वो पालते थे या जितनी भी मछलियाँ वो पालते थे, उन सब का थ्योरेटिकली ओनर कौन था? भगवान थे। ऐसा मानते थे ये लोग कि जितनी भी इनके पास संपत्ति है उसका थ्योरेटिकली ओनर कौन है? तो वो गॉड हैं।
अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो टेम्पल्स बिल्ट हुए इसी में सारी प्रोसेसिंग शुरू हो गई। प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, इसके अलावा वीविंग भी टेम्पल में ही करी जाती थी। अब धीरे धीरे जब टेम्पल में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने लग गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्पल एक मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया। अब अभी तक तो सब अच्छा ही चल रहा है, वहाँ पर नेचुरल फर्टिलिटी भी थी तो एग्रीकल्चर भी भाई मज़े में चल रहा था। पर अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स। कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? दो तरह की, पहली नेचुरल और दूसरी मैन मेड। नेचुरल यानी कि जो नेचर के थ्रू आ गई, और मैन मेड यानी कि जो लोगों ने अपने आप में क्रिएट कर ली। नेचुरल क्या था? नेचुरल में था फ्लड या ड्रॉट, यानी कि कभी कभार तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था तो बाढ़ सी आ जाती थी, और कभी कभार पानी बिल्कुल नहीं होता था तो इसीलिए एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मैन मेड में क्या हुआ? मैन मेड में जो नदी बह रही है, ऊपर जो अपस्ट्रीम में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे कि उस नदी का पानी अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते थे, यानी कि अपने एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा पानी यूज़ कर लेते थे कि जो डाउन स्ट्रीम में लोग रहते थे उनके एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट पड़ता था। और एक और चीज़ क्या कि यहाँ पे जो अपस्ट्रीम में लोग रहते थे वो इस नदी में से सिल्ट साफ़ नहीं करते थे, तो अगर वो सिल्ट साफ़ नहीं करते थे तो जो पानी था वो ब्लॉक हो जाता था और इस वजह से डाउन स्ट्रीम वाले लोगों को पानी मिल ही नहीं पाता था। अब जब युद्ध होते थे तो जो जीतता था वो हारने वाले को एम्प्लॉय कर लेता था एज देयर गार्ड्स या फिर उनके सर्वेंट्स, अपने गार्ड्स या अपने सर्वेंट्स की तरह उनको एम्प्लॉय कर लेते थे, किनको? जो हार जाते थे। इसके अलावा टेम्पल्स के नाम पे जो राजा थे वो सारा अपना काम करवा रहे थे। जैसे ये हमने पिछली वीडियो में जो हमने पोएम पढ़ी थी एनमेरकर वाली, उसमें भी हमने देखा था कि वो एनमेरकर अपने मैसेंजर को ये बोल के भेजता है कि उसे लैपिस लजूली और कुछ प्रीशियस मेटल्स चाहिए अपने टेम्पल को ब्यूटिफाई करने के लिए। तो ऐसे करके जो राजा थे उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई टेम्पल्स के थ्रू। उनको एक हाई स्टेटस और अथॉरिटी मिल जाती थी पूरी कम्युनिटी को कमांड करने के लिए। और दूसरी बात कि जो जीतते थे वो क्या करते थे, वो सब में लूट बांट देते थे जिससे उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ जाएं। फ्लॉवर्स बढ़ जाएं। मैं आपके लिए काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूँ जिसको थ्रू आप यूज़ करके इजीली आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। बन जाएगा। और एक टेम्पल के बारे में तो ऐसा एस्टीमेट किया गया कि वो टेम्पल तब बन पाया जब 1500 लोग हर दिन 10-10 घंटे काम करें और 5 साल तक करें, तब जाके ये टेम्पल बन पाया था। अब 3000 BCE में जो उरुक सिटी थी वो 250 हेक्टेयर्स की थी, मतलब जितना एरिया मोहनजोदारो कवर करता था उस टाइम पे लगभग उससे 2 गुनी थी। और इसकी वजह से क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही थी तो बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस बिल्कुल नष्ट हो रहे थे। अब ये तो हमने बात करी 3000 BCE के टाइम पे, और जो उरुक सिटी थी वो एक्सपैंड कर रही थी, तो एक्सपैंड करते 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 2800 BCE में क्या हुआ, जो उरुक सिटी थी वो 400 हेक्टेयर्स लैंड ऑक्यूपाई करती थी। अब 3000 BCE के टाइम पे जब उरुक कितना हेक्टेयर्स था, 250 हेक्टेयर्स था, तब बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स हुए। क्या एडवांसमेंट्स हुए? पहला कि जो देखो जो छत होती थी ना उसका वेट वुड नहीं संभाल पाती थी, जो लकड़ी होती थी वो इतना वेट नहीं संभाल पाती थी, तो इस वजह से ब्रिक यानी ईंट के कॉलम्स बनने शुरू हो गए। घरों में देखते हैं ना हम सीधे ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो वो ईंट के बनने शुरू हो गए। दूसरी चीज़ स्कल्पचर्स स्टोन से बनने लग गए, जो स्कल्पचर हैं वो किससे बनने लग गए, पत्थरों से बनने लग गए। और तीसरी चीज़ अलग अलग क्राफ्ट्स के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए ब्रोंज के टूल्स बनने शुरू हो गए।
चौथा, क्ले के कोन्स बनने शुरू हो गए जो कि सुंदर लगे इस पर्पस से बनाए जा रहे थे। और पांचवा, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि पॉटर्स व्हील आया, मतलब कि अब कोई भी पॉटर जो है वो एक टाइम पे बहुत सारे पॉट्स बना सकता है। तो ये सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स उरुक सिटी में 3000 BCE के टाइम पर आए। हेलो गधास, सबसे पहले बात करते हैं सील्स की। तो सील का फंडा क्या है ये समझते हैं। सपोज़ ये एक सिलेंडर है और इस पे कुछ कार्विंग्स हैं और ये है हमारे पास वेट क्ले। अब अगर हम इस सिलेंडर को गोल 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 करके रोल कर दें इस वेट क्ले पर, तो क्या हो जाएगा, जो इस सिलेंडर पे बना था वही इस क्ले पे भी बन जाएगा। ये तो तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो। क्ले लो और उस पर कॉइन चिपका दो। जब कॉइन हटाओगे तो तुम देखोगे कि क्ले पे भी वही आ गया जो कॉइन पे बना था। तो एक तो इन्हें गीली क्ले पर रोल किया जाता है, दूसरा ये सब काम बड़े बड़े स्किल्ड क्राफ्ट्समैन करते थे, ऐसे ही ऐरे गहरे नथु गहरे नहीं करते थे। और तीसरा, कभी कभार इन पर ओनर का नाम या भगवान का नाम या उनकी ऑफिशियल पोजीशन भी लिख देते थे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, लाइफ इन द सिटी। सबसे पहले बात करते मैं हैं। अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। तो अगर देखा जाए तो मेजर शेयर वेल्थ का एक छोटे से ग्रुप के पास था, मतलब ज़रा सा सेक्शन था सोसाइटी का जो अल्टीमेट रिच था, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। और बाकी जो मतलब इस ज़रा से सेक्शन को छोड़ के जो बाकी लोग थे उनके पास, सबके पास नॉर्मल वेल्थ थी। दूसरा, जब भी अमीर लोग मतलब राजा या रानी मरते थे तो इनके साथ क्या करते थे, इनको जब दफनाते थे ना तो इनके साथ गहने, सोने के बर्तन और महंगी महंगी चीज़ इनके साथ दफनाई जाती थी। अब बात करते हैं। मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे को मिडिल क्लास जन्म दिए। गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। पहली चीज़ तो कि तब न्यूक्लियर फैमिली होती थी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जहाँ आदमी, उसकी बीवी और उसके बच्चे रहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो उस टाइम पे कैसी फैमिलीज़ होती थी, न्यूक्लियर फैमिली। और जो शादीशुदा इंसान था वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने मम्मी पापा के पास भी रहता था, मतलब दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चा। तीसरा, जो फादर थे, मतलब जो फैमिली का हेड होता था वो कौन होते थे, फादर होते थे। तो पापा कौन थे, फैमिली के हेड होते थे। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए डेक्लेरेशन बनाई जाती थी जहां उनके लड़की के पेरेंट्स कंसेंट देते थे कि हाँ ये शादी हमें मंजूर है। तो डेक्लेरेशन में कौन अपनी वो दिखाता था, जो लड़की के पेरेंट्स होते थे, मतलब जो दुल्हन की साइड के, ब्राइड की साइड के पेरेंट्स थे, वो कंसेंट देते थे कि हाँ हमें ये शादी मंजूर है, ठीक है। फिर शादियों में दोनों साइड से, लड़का और लड़की की साइड से गिफ्ट्स दिए जाते थे, एक दूसरे को साथ में खाते थे और मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते थे। और एट लास्ट जो दुल्हन होती थी उसको अपने पापा की जायदाद में से जितना भी हिस्सा मिलना होता था वो सब उसको दिया जाता था। और पापा का घर, पाले हुए जानवर, पापा की ज़मीन, ये सब उनके बेटे की होती थी, मतलब ये सब सन इनहेरिट करता था। अब ये तो हमने की लोगों की बातें, कि जैसे अमीर लोग की बात करी, नॉर्मल लोगों की बात करी। अब चलते हैं ज़रा सिटी के अंदर। ये हम उर सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उर सिटी में नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थी, पतली पतली गलियां थीं। अब जब पतली गलियां थीं तो इतनी बात तो श्योर है कि जो व्हील कार्ट्स होती थी, मतलब पहिया गाड़ी होती थी, वो अंदर के हाउसेस तक तो पहुंच ही नहीं पाती होंगी। अंदर जो घर थे, जब गलियां इतनी पतली पतली हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो पहिया गाड़ी है वो तो पहुँच नहीं पाएगी। तो जो अंदर के हाउसेस थे उनके अंदर सामान कैसे जाता था, तो वो जाता था डोंकी की बैक पे, मतलब गधे की पीठ पे। तो मतलब इनके टाउन में कंट्रोल प्लानिंग कुछ था ही नहीं, ढंग की टाउन प्लानिंग नहीं थी। इन्हें ब्रॉड स्ट्रीट्स बनानी चाहिए थी, तो इसीलिए एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। फिर उर सिटी में स्ट्रीट ड्रेन्स भी नहीं थे, मतलब नाले भी नहीं थे। कहाँ मिलते थे ये नाले, अंदर घरों के आंगन में जाके नाले मिलते थे।
अब जो छत थी वो अंदर की तरफ स्लोप करती थी, तो जब भी बारिश होती थी जो पानी होता था वो सम्प्स में चला जाता था। सम्प्स मतलब ज़मीन के अंदर एक बेसन टाइप सा जो ढका हुआ हो, उसे कहते हैं सम्प। ठीक है, तो जब भी बारिश होती थी तो पानी कहाँ चला जाता था, उन सम्प्स में इकट्ठा हो जाता था। और जो लोग थे वो अपना पूरा हाउस होल्ड रिफ्यूज़ वहीं पे ऐसी स्ट्रीट पे फेंक देते थे। और धीरे धीरे क्या होता था, जब ये रिफ्यूज़ और ज़्यादा बढ़ता जाता था तो जो ज़मीन का मतलब स्ट्रीट का लेवल था वो भी बढ़ जाता था, राइज़ हो जाता था। अब वहाँ पे कुछ सुपरस्टिशंस थे, मतलब कुछ अंधविश्वास मानते थे वो लोग। हमें कैसे पता मानते थे भाई? वो अंधविश्वास मानते थे, हम नहीं मानेंगे इनकी बात। प्रूफ दो हमें कि आपको कैसे पता चला कि वो इन सुपरस्टिशंस को मानते थे। तो हमें ये पता चला क्योंकि ये सब ओमेन टैबलेट में लिखा था। पहला अंधविश्वास, अगर किसी का घर ऊंची चौखट पे है, रेज्ड थ्रेशोल्ड, ऊंची चौखट पे है, तो वो ज़्यादा पैसे लाएगा। दूसरा है कि अगर किसी के सामने के दरवाजे के आगे किसी का घर नहीं है तो वो लकी है। मतलब कि अपना जो मेन डोर है वो खोलो, अगर तुम्हारे सामने किसी का भी घर नहीं है तो तुम लकी हो। और तीसरा कि अगर किसी के घर का मेन लकड़ी का दरवाज़ा बाहर की साइड खुलता है, मतलब वो बेचारा आदमी अपनी बीवी को जैसे तैसे झेल रहा है। अब जब भी कोई मरता था तो उन्हें टाउन सिमेट्री में दफनाया जाता था। सिमेट्री मतलब वो जगह जहाँ लोगों को दफनाया जाता है उनके मरने के बाद। तो उसी टाउन सिमेट्री में अमीरों को, कॉमन पीपल को, सबको वहीं दफनाया जाता था मरने के बाद। पर कुछ लोगों के यहाँ देखा गया कि वो अपने नॉर्मल घरों की ज़मीन के नीचे ही दफना देते थे डेड बॉडीज़ को। हेलो गधास, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था लाइफ इन द सिटी ऑफ उर। अब हम बेसिकली इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि मारी सिटी में क्या होता था। तो है कहाँ ये मारी सिटी? मारी सिटी लोकेटेड है ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स। और यहाँ पर मारी सिटी में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर और एनिमल ब्रीडिंग होती थी, मतलब खेती और एनिमल्स को पालना होता था। आधे से ज़्यादा जो एरिया था मारी का वो एनिमल्स को चराने में लग रहा था। अब तब भी बार्टर सिस्टम चलता था। कैसे? आपस में जो हर्डर्स होते थे वो गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। कोई एक एनिमल, चीज़, लेदर या मीट के बदले अनाज और औजार ले लेता था। ये तो चलो प्लस पॉइंट हो गया कि सबकी नीड्स पूरी हो जाएंगी गुड्स एक्सचेंज करके। कुछ माइनस पॉइंट भी है। क्या माइनस पॉइंट है? अगर कोई हर्डर, मतलब वो जो एनिमल्स को चरवाते हैं, वो अपने एनिमल्स को पानी पिलवाने ले जाएं तो उतने में क्या होता था, उतने में या तो रेड हो जाती थी या उनके सामान को सीज़ कर लिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती थी। ये था माइनस पॉइंट। अब जब नोमैडिक कम्युनिटीज़ यहाँ मारी सिटी में आती थीं तो समर के टाइम अपने एनिमल्स को चरवाती थीं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कम्युनिटीज़ प्रॉस्पेरस होने लग गईं, मतलब समृद्ध होने लग गईं और मारी में ही सेटल होना शुरू कर दिया। और कुछ तो इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गई थी कि उन्होंने अपना खुद का रूल इस्टेब्लिश कर लिया। ऐसे ही कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज़ के हमें नाम बताए हैं जिन्होंने अपना खुद का रूल इस्टेब्लिश कर लिया। तो क्या नाम बताए हैं? अकेडियंस, एमोराइट्स, असीरियंस और एरामियंस। और जो मारी के रूलर थे वो भी एमोराइट्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब रूलर की बात कर ही रहे हैं तो पूरी तरह कर लेते हैं। ये जो राजा था वो अलग ढंग से ड्रेसअप होता था। उसकी ड्रेस बाकी मारी सिटी में रहने वाले लोगों से अलग होती थी। और ये जो राजा था इसने एक टेम्पल भी बनवाया था मारी में। किनका टेम्पल? दगन। अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि मून कौन? गॉड ऑफ उर। इनाना कौन? गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। वैसे ही दगन कौन? गॉड ऑफ स्टेपी। स्टेपी क्या होता है? बाकी पार्ट्स में पढ़ा था ना हमने, स्टेपी मतलब स्ट्रेच ऑफ अपलैंड।
अब बाकी ट्राइब के हर्डर्स को विलेज में आने की परमिशन तो थी, पर उन पर रखी जाती थी नजर रखी जाती थी, नजर। अब जो राजा और ऑफिशियल्स के बीच में लेटर्स के थ्रू बातें होती थीं, उनमें कई बार कैंप्स का जिक्र आता था। जैसे एक बार एक ऑफिशियल ने किंग को एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि रात के टाइम पे फायर सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, विच मीन्स कि कुछ प्लानिंग हो रही है रेड मारने की या अटैक करने की। इसीलिए क्या दिख रहे हैं? फायर सिग्नल्स दिख रहे हैं। अब हमने देखा कि मारी यूफ्रेट्स की अपस्ट्रीम पे लोकेटेड है। ये प्राइम लोकेशन है ट्रेड के लिए, क्योंकि जब साउथ से टर्की, सीरिया या लेबनान ट्रेड होता था तो वो यूफ्रेट्स रिवर के थ्रू होता था। इसीलिए ये एक प्राइम लोकेशन थी ट्रेड के लिए। और जब बोट्स ट्रेडिंग के पर्पस से साउथ की तरफ जाती थीं तो मारी पे उनको रोक लिया जाता था। जो मारी के ऑफिसर्स होते थे वो कार्गो इंस्पेक्ट करते थे, मतलब जहाज़ में जो भी माल जा रहा होता था उसको चेक करते थे, और फिर जितना भी सामान उस जहाज़ में होता था उसका 1/10 चार्ज लेते थे। अब जो टैबलेट्स होती थी उनको बनाने के लिए जो कॉपर यूज़ होता था वो कहाँ से आता था? अलाशिया से। और ये अलाशिया क्या है? अलाशिया इज़ द आइलैंड ऑफ सिप्रस। सिप्रस एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में, और ये जगह, ये आइलैंड फेमस था अपने कॉपर और टिन के लिए। अब आते हैं गिलगामेश एपिक पे, जो पूरी 12 टैबलेट्स में लिखी गई है। गिलगामेश कौन है? गिलगामेश मारी के रूलर थे जिन्होंने एनमेरकर के कुछ टाइम बाद मारी पे रूल किया था। एनमेरकर याद है, वो जिसने मैसेंजर को अराटा भेजा था, वो। ठीक है। अब जो गिलगामेश के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, परम मित्र थे, जब उनके मित्र की डेथ हो गई, उनके फ्रेंड की डेथ हो गई, तो ये शौक में आ गए। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब जब इनके फ्रेंड की डेथ हो गई तो इन्होंने कुछ ऐसा राज ढूंढने की कोशिश की जिससे कोई मरे ही ना, मतलब कुछ ऐसा राज जिससे कोई भी इंसान अमर हो जाए। तो वो निकल गए राज को दीपिका पादुकोण से पूछने। पीछे आने दीजिए उनको। पर ऐसा उन्हें कुछ नहीं मिला, तो गिलगामेश फेल हो गए। फिर वो खुद को ही कंसोल करने लगे, दिलासा देने लगे कि ऐसा नहीं होता है, सबको एक ना एक दिन तो मरना ही होता है। और उन्होंने बोला कि अब उनकी डेथ के बाद मारी सिटी को उनके बेटे संभालेंगे, और उनके बेटे की डेथ के बाद उनका बेटा संभालेगा, मतलब गिलगामेश के बाद उनका बेटा, फिर उनके बाद उनका बेटा, ऐसे करके सक्सेशन में सब कुछ चलेगा। अब आते हैं ग्रेट पैलेस ऑफ मारी पे। तो ये एक बहुत ही सुंदर पैलेस था, बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस था। यहाँ पे पूरी रॉयल फैमिली रहती थी, मतलब कि पूरी जो रॉयल फैमिली थी वो यहाँ पे रिसाइड करती थी, तो रेसिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली। दूसरी चीज़, जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो यहीं पर होता था, तो इसीलिए ये हब बन गया एडमिनिस्ट्रेशन का। और तीसरी चीज़, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी वो भी यहीं होती थी, तो ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बन गई। स्पेशली जो मेटल ऑर्नामेंट्स होते थे वो यहाँ पे प्रोड्यूस करे जाते थे। ये ग्रेट पैलेस बनवाया किसने? ये ग्रेट पैलेस बनवाया मारी के रूलर ने, जिनका नाम था जिम्रिलियन। और इस पूरे पैलेस में 260 तो कमरे थे, और इस पूरे पैलेस, इतना बड़ा पैलेस था, तो इसने कितना एरिया कवर कर रखा था? 2.4 हेक्टेयर्स का एरिया कवर कर रखा था। अब मारी सिटी में हमें साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कुछ तो टेबल्स मिली हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की टेबल, स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है उसकी टेबल, कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल। और मारी से ही हमें पता चला है, मारी सिटी के लोगों ने ही हमें बताया है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये सब भी हमें मारी सिटी के द्वारा पता चला है।
तीसरी चीज़, हमें सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में पता चला है। और चौथी चीज़ कि वाटर की वॉल्यूम कैसे निकालनी है। एक थोड़ा छोटा सा एरिया है, उसे अगर हमें इरिगेट करना है तो हमें कितना पानी लगेगा। ये सारे कंसेप्ट भी हमें मारी के द्वारा ही पता चले हैं। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है, रेन वाटर वॉज चैनल्ड वाया द ड्रेन पाइप्स इनटू डैश। हेलो गधास। तो वीडियो के नाम से तुमने ये तो पता कर ही लिया है कि हम राइटिंग एंड सिटी लाइफ के MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ज़रा तुम्हें एक चीज़ और बता दूं। इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में मैं तुम्हें 2 होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी। और इन होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओगे। कैसे बताओगे? सबसे पहले अपना नाम लिखना और इन 30 क्वेश्चंस में से जितने भी तुमने सही किए तो अपना स्कोर लिखना, और उसके बाद उसी कमेंट के रिप्लाई में अपना होमवर्क का आंसर भी लिख देना, जिससे दोनों कमेंट साथ में रहें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया इज़ इन प्रेजेंट डे डैश। मेसोपोटामिया आज के दिन में कहाँ पर है? तो हमें ये पता है कि मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे कहाँ पर है? इराक में है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया इज़ द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स डैश एंड डैश। तो कौन सी 2 रिवर्स के बीच में मेसोपोटामिया है? तो ये तो बहुत इजी था। मेसोपोटामिया कौन सी 2 रिवर के बीच का लैंड है? यूफ्रेट्स और टिग्रिस। फिर चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या है? तो अब जो मेसोपोटामिया शब्द है वो 2 ग्रीक वर्ड्स से बना है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स? पहला मेसोस और दूसरा पोटामस। मेसोस का मतलब क्या होता है? मिडिल, और पोटामस का मतलब होता है रिवर्स। मतलब 2 रिवर्स के बीच का, 2 रिवर्स के मिडिल का जो लैंड है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। तो ये मेसोपोटामिया शब्द का हमने मतलब बता दिया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज़ वेल नोन फॉर इट्स। ये भी हमने पढ़ा है, बताओ। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी सिटी लाइफ के लिए, अपने रिच लिटरेचर के लिए, अपनी मैथमेटिक्स के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगेन इन मेसोपोटामिया फर्स्ट ऑफ ऑल। मेसोपोटामिया में सबसे पहली बार आर्कियोलॉजिकल वर्क कब और कहाँ शुरू हुआ? तो अगर हम बात करें व्हेन की, तो कब आर्कियोलॉजिकल वर्क शुरू हुआ था? 1840 के टाइम पे। और अगर हम बात करें वेयर की, तो कहाँ पे आर्कियोलॉजिकल वर्क शुरू हुआ था? आर्कियोलॉजिकल वर्क मेसोपोटामिया में सबसे पहले शुरू हुआ था उरुक और मारी सिटी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। According to the holy book of Christians, the Bible, the flood was meant to destroy all forms of life on the earth. God chose a human being to ensure that life must go on after the flood. अब बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब भी फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो भगवान ने एक इंसान को चुना जो इस बात पे ध्यान रखेगा कि अगर बाढ़ आए भी तो उसके बाद भी लाइफ चलती रहे। तो वो कौन सा ह्यूमन बीइंग था? किसको भगवान ने चुना था?
तो ऐसा कौन सा ह्यूमन बीइंग था जिसे भगवान ने चुना था? नोआ, NOAH। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। When did ancient town began to flourish in Mesopotamia? जो ancient town था वो मेसोपोटामिया में कब फ्लरिश करने लग गया? ऑप्शन ए ब्रोंज एज, दैट इज circa 3000 BCE। ऑप्शन बी ब्रोंज एज, दैट इज circa 3500 BCE। ऑप्शन सी ब्रोंज एज, दैट इज circa 2500 BCE। और ऑप्शन डी ब्रोंज एज, दैट इज circa 3200 BCE। तो हमारा आंसर क्या है? ए पार्ट ब्रोंज एज, दैट इज circa 3000 BCE। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेम 2 रूलर्स ऑफ उरुक। उरुक के 2 रूलर्स के नाम बताओ। तो हमने कौन से 2 रूलर्स पढ़े हैं उरुक के? पहला एनमेरकर, और जिसने मैसेंजर को भेजा था, है ना, और दूसरा गिलगामेश, जिसकी गिलगामेश एपिक थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ मेसोपोटामिया? ऑप्शन ए मारी, ऑप्शन बी उरुक, ऑप्शन सी उर और ऑप्शन डी सुमेर। तो आंसर है उरुक। उरुक एंशियंट टाउन था मेसोपोटामिया का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु वॉज द रूलर ऑफ मारी? मारी का रूलर कौन था? तो वो येलो कलर का डब्बा में दे रखा है कि मारी का रूलर कौन था? जिम्रलिम था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हु वॉज द किंग ऑफ अक्कड़? अक्कड़ का किंग कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सरगोन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द फेमस रूलर ऑफ मारी, जो हमें पता है कौन है, उन्होंने एक ब्यूटीफुल पैलेस बनवाया था जो कितने हेक्टेयर्स का था और उसमें कितने रूम्स थे? तो ऑप्शन ए 2.4 हेक्टेयर्स का था और 131 रूम्स थे। ऑप्शन बी 2.4 हेक्टेयर्स का था और 260 रूम्स थे। ऑप्शन सी 2.6 हेक्टेयर्स का था और 260 रूम्स थे। और ऑप्शन डी 2.6 हेक्टेयर्स का था और 131 रूम्स थे। तो उसी येलो कलर के डब्बे में पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि 2.4 हेक्टेयर्स तक वो फैला हुआ था और उसमें 260 रूम्स थे। मतलब हमारा जो आंसर है वो है बी पार्ट, 2.4 और 260। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गिलगामेश वॉज composed ड्यूरिंग 2000 BCE इन डैश टैबलेट्स। जो गिलगामेश एपिक थी वो कितने टैबलेट्स में थी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 14। तो हमारा आंसर है 12। जो गिलगामेश एपिक थी वो 12 टैबलेट से कंपोज हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर गिन लेना, पता नहीं कौन सा है। क्वेश्चन है अर्लीस्ट लैंग्वेज नोन टू मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियंस को सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी आती थी? ऑप्शन ए हेब्रू, ऑप्शन बी अकेडियन, ऑप्शन सी सुमेरियन और ऑप्शन डी बेबीलोनियन। मेसोपोटामियंस को सबसे पहली लैंग्वेज आती थी सुमेरियन। तो हमारा आंसर है सी पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्यूनिफॉर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। जो क्यूनिफॉर्म शब्द है वो 2 लैटिन वर्ड से बना है। तो तुम्हें बताना है कौन से 2 लैटिन वर्ड्स। पहला क्यूनी और फॉर्मा,
सेकंड पार्ट क्यूनी और फॉर्म, तीसरा पार्ट क्यूनी और फॉर्मा। ए और सी में देखो क्यूनी की स्पेलिंग में अंतर है, ऐसे ही बी और डी में भी क्यूनी की स्पेलिंग में अंतर है। तो डी पार्ट है क्यूनी प्लस फॉर्म, ई पार्ट क्यूनियस और फॉर्मा, एफ पार्ट क्यूनियस और फॉर्म, जी पार्ट क्यूनियस और फॉर्मा और एच पार्ट क्यूनियस और फॉर्म। मेन ध्यान कहाँ देना है, स्पेलिंग पे देना है, सोचो। तो आंसर है पार्ट जी, क्यूनियस और फॉर्मा। क्यूनियस का मतलब क्या होता है, वेज, और फॉर्मा का मतलब होता है शेप्ड, यानी वेज शेप्ड। ठीक है, ये मैंने बताया था तुम्हें वीडियो में, वेज शेप्ड का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट वॉज रिटन अराउंड। जो पहली मेसोपोटामियन टैबलेट थी वो कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए 3500 BCE, ऑप्शन बी 2600 BCE, ऑप्शन सी 3600 BCE और ऑप्शन डी 3200 BCE। तो आंसर है डी पार्ट 3200 BCE। क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो इस मेसोपोटामियन टैबलेट की हमने बात करी है जो 3200 BCE में लिखा था, इसमें कुछ 5000 लिस्ट ऑफ कुछ कुछ था, तो वो कुछ कुछ क्या था? तो उस मेसोपोटामियन टैबलेट में 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड लोव्स इत्यादि चीज़ों की लिस्ट बनी हुई थी। Question number 18. Enmerkar sent his messenger to get precious metals for the beautification of the temple to a distant land called Dash. अब हमने पढ़ी थी ना वो कि पूरी कहानी पढ़ी थी कि एनमेरकर ने अपने मैसेंजर को भेजा था लैपिस लजूली और कुछ प्रीशियस मेटल्स लाने के लिए। तो कहाँ पर भेजा था, वो जगह का नाम बताना है। तो एनमेरकर ने अपने मैसेंजर को कौन सी जगह भेजा था? अराटा भेजा था। अब 19th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 19th क्वेश्चन क्या है? द पीपल ऑफ डैश सिटी बिलो द माउंटेन्स सेल्यूटेड हिम लाइक टाइनी माइस। यहाँ पे हिम का मतलब कौन है? वो जो मैसेंजर था। तो हमने पढ़ा था ना कि एक सिटी के लोग थे जो वो छोटे माइस की तरह, माउस की तरह उनको सेल्यूट कर रहे थे, उस मैसेंजर को सेल्यूट कर रहे थे। तो ऐसा क्यों बोला गया था कि वो टाइनी माइस है? क्योंकि वो बहुत नीचे थे, तो ऊपर से देखने में बहुत चुन्नू चुन्नू से लग रहे थे, तो इसीलिए उनको टाइनी माइस बोला गया। पर वो कौन सी सिटी के लोग थे ये बताना है। तो ये भी हमने पढ़ रखा है। कौन सी सिटी के लोग थे? सूसा, SUSA, सूसा सिटी के लोग थे। अब क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 ये तीनों एक साथ करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 20th क्वेश्चन तो कहता है कि गॉड ऑफ उर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर कौन थी। और क्वेश्चन नंबर 20 भूल गई मैं, वो कहता है द गॉड ऑफ स्टेपी। तो तुम्हें तीनों बताने हैं। तो गॉड ऑफ उर हैं मून, द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर थी इनाना और द गॉडेस ऑफ स्टेपी थी दगन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टुक डैश मैन वर्किंग डैश आवर्स अ डे एंड डैश ईयर्स टू बिल्ड। यानी कि एक हमने एस्टिमेशन लगाया था कि ये जो टेम्पल है ये तब जाके बना होगा जब इतने मैन ने काम किया होगा, इतने घंटे काम किया होगा और इतने सालों तक काम किया होगा। तो तुम्हें वो सारे नंबर्स बताने हैं। तो ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि उस टेम्पल को बनाने के लिए 1500 मैन काम करेंगे और हर रोज़ 10-10 घंटे काम करेंगे और ऐसे 5 साल तक काम करते ही रहेंगे, तब जाके वो टेम्पल बन पाएगा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 24, डैश वॉज द मार्क ऑफ अ सिटी ड्वेलर्स रोल इन द पब्लिक लाइफ। तो इसका आंसर भी तुम्हें नीले वाले डब्बे से मिलेगा। इसका आंसर है सील्स। सील्स वर द मार्क ऑफ अ सिटी ड्वेलर्स रोल इन द पब्लिक लाइफ। फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फैमिलीज वर सीन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में किस तरीके की फैमिलीज देखने को मिलती थीं। तो मेसोपोटामिया में कौन सी तरीके की फैमिलीज़ देखने को मिलती थी? न्यूक्लियर फैमिलीज़ देखने को मिलती थी। और न्यूक्लियर फैमिलीज़ कौन सी होती हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज़ मतलब जहाँ पे इंसान, उसका बच्चा और उसकी बीवी, ये सब लोग रहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अब क्वेश्चन नंबर 26, ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर इंस्टेड फाउंड इन द डैश ऑफ द उर हाउसेस। जो ड्रेन्स थी वो ऐसे तो मिलती नहीं थी, पर घरों के अंदर मिलती। तो घरों के अंदर कहाँ मिलती थी? तो ये हमें देखने को मिलती थी इनर कोर्टयार्ड में, अंदर के आंगनों में। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, जो बोलता है अ डैश इज़ अ कवर्ड बेसन इन द ग्राउंड इनटू विच वाटर एंड सीवेज फ्लो। अब ये कोई ऐसी चीज़ है जो एक बेसन है और कवर्ड है और ग्राउंड के अंदर होता है, जिसमें पानी और सीवेज फ्लो करता है। तो इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने वीडियो में भी बताया था। इसका आंसर है सम्प्स। अब है क्वेश्चन नंबर 28, मेसोपोटामियन टैबलेट रिफर टू कॉपर फ्रॉम डैश। जो मेसोपोटामियन टैबलेट बनती हैं उसमें जो कॉपर यूज़ होता है वो कॉपर कहाँ का होता है? तो वो कॉपर होता है अलाशिया का। ज़्यादा कुछ नहीं बता रही, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 29, अलाशिया इज़ द आइलैंड ऑफ डैश। तो इसका आंसर है सिप्रस। अलाशिया इज़ द आइलैंड ऑफ सिप्रस। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अलाशिया द आइलैंड ऑफ सिप्रस इज़ नोन फॉर इट्स। किसके लिए जाना जाता है ये अलाशिया? इट इज़ नोन फॉर इट्स डैश एंड डैश। तो ये जाना जाता था कॉपर और टिन के लिए। अलाशिया द आइलैंड ऑफ सिप्रस इज़ नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टिन। तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे 30 क्वेश्चंस। अब 3 चीज़ें हैं जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जितने क्वेश्चंस मैं ला पाई तो उतने मैंने वीडियो में डाल दिए। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी आपस में कमेंट्स में लिखो क्वेश्चंस, जिससे दूसरों को भी हेल्प कर पाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम्हारे कितने स्कोर आए ये भी तुम मुझे बताओगे। और तीसरी चीज़ कि जो 2 होमवर्क क्वेश्चन मैं तुम्हें अब देने वाली हूँ उसके तुम आंसर भी बताने वाले हो। तो होमवर्क क्वेश्चन पहला, द मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट वॉज डैश एंड इट हैज़ डैश नंबर ऑफ साइंस। और दूसरा क्वेश्चन, द मिडिल क्लास ऑफ मेसोपोटामियन सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ डैश डैश एंड डैश।